नवी मुंबई चर्च हमले में 4 आरोपी गिरफ्तार। चर्च के पास जुए का अड्डा चलाने वालों ने निकाली थी निजी खुन्नस। सांप्रदायिक हमले से इनकार। राज्य में ओलों से प्रभावित किसानों को मिलेगी अब तक की सबसे बड़ी मदद। केंद्र सरकार ने किया 2000 करोड़ के पैकेज का ऐलान। यह सबसे बड़ा आज तक का केंद्र सरकार का दिया हुआ पैकेज है। इससे पहले 14 हजार करोड़ रुपया महाराष्ट्र मांगता था। 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़, इससे ज्यादा पैसा कभी नहीं मिलता था। लेकिन इस बार महाराष्ट्र को 2000 करोड़ रुपया मिला है। फडणवीस की नई टोल नीति के ऐलान के बाद एनसीपी ने स्थगित किया आंदोलन। सरकार को दिया 16 अप्रैल तक का वक्त। एनसीपी ने सरकार से की बीफ पर पाबंदी का फैसला वापस लेने की अपील। कहा हजारों लोग हुए बेरोजगार। कांग्रेस नेता नारायण राणे ने बांद्रा से भरा पर्चा। 11 अप्रैल को उपचुनाव। बाबा सावंत के निधन के बाद खाली हुई है सीट। तृप्ति सावंत है शिवसेना की उम्मीदवार। सांगली उपचुनाव के लिए आरआर पाटिल की पत्नी सुमन पाटिल ने भरा पर्चा। सभी पार्टियों ने निर्विरोध चुनाव का लिया था फैसला, लेकिन पूर्व बीजेपी नेता स्वप्निल पाटिल बने निर्दलीय उम्मीदवार। शाहरुख खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेगी पुलिस। आला अधिकारी देंगे दिशा निर्देश। बाल आयोग ने वानखेड़े स्टेडियम मामले में केस दर्ज करने का दिया था आदेश। 27 मार्च को कटघरे में खड़े होंगे सलमान खान। हिट एंड रन केस में बॉलीवुड एक्टर से जज पूछेंगे सीधे सवाल। एलजीबीटी समुदाय पर विवादित बयान से पलटे स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत। कहा था एलजीबीटी को मनोवैज्ञानिक इलाज। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को सिरे से किया खारिज। अब सोशल मीडिया में लिखने पर नहीं होगी जेल। फैसले से पालघर की 2 लड़कियां बेहद खुश। बाल ठाकरे पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के नाम पर 2012 में किया गया था गिरफ्तार। पालघर के एक गांव की पंचायत का अजीबोगरीब फरमान। हादसे के आरोपी ऑटो ड्राइवर का हुक्का पानी बंद। मुंबई में स्वाइन फ्लू से एक विदेशी की मौत। पिछले कई दिनों से अस्पताल में था भर्ती। स्वास्थ्य इलाज ले रहा था। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का साईं पर फिर हमला। कहा साईं ट्रस्ट के पास है ठगी का पैसा। जर्मन बेकरी के मुख्य आरोपी मिर्जा हिमायत बेग यरवदा से नागपुर जेल ट्रांसफर। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुई कार्रवाई। मुंबई के जुहू एरोड्रम पर हरक्यूलिस C-130J की लैंडिंग। आतंकी हमले से निपटने के लिए वायुसेना ने किया मॉक ड्रिल। दोपहर करीब 1:45 बजे जुहू एरोड्रम पर उतारा गया हरक्यूलिस। करीब 15 मिनट बाद फिर से भरी उड़ान। बड़ी चुनौती थी छोटे विमानों के लिए बनी इस हवाई पट्टी पर हरक्यूलिस की लैंडिंग कराना। क्रिकेट फीवर भुनाने में लगे मुंबई के रेस्टोरेंट। सेमीफाइनल से पहले क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम से तैयार किए जा रहे हैं स्पेशल डिशेस। सेमीफाइनल से पहले सिडनी पहुंची एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। बड़े मुकाबले से पहले गर्लफ्रेंड के साथ विराट कोहली ने बिताए फुर्सत भरे पल। I couldn't believe my eyes and ears that we got 5 national award. I think it's a big achievement for all of us. Awards are basically meet moral beat बढ़ाने के लिए और एक appreciation है। तो मुंबई मेट्रो में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए अब मुंबई मेट्रो में खबरें विस्तार से देखेंगे। पनवेल की चर्च पर पत्थर फेंकने के आरोपी नवी मुंबई पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 लोग इस आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस के मुताबिक चर्च के पास जुए का अड्डा चलाने वाले के कहने पर इन लोगों ने हमला किया था। पुलिस ने इसे सांप्रदायिक मुद्दा मानने से भी इनकार कर दिया, लेकिन विपक्ष इसे कवर अप बता रही है। पनवेल चर्च के हमलावरों के हत्थे चढ़ने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहत की सांस ली।
नवी मुंबई पुलिस ने मुख्यमंत्री की दी गई 48 घंटे की मोहलत के अंदर ही हमलावरों को धर दबोचा। सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बयान दिया कि अगले 48 घंटों में पुलिस जो है वो इन 3 अज्ञात हमलावरों को पकड़ेगी। 3 दिन पहले पनवेल के इसी सेंट जॉर्ज चर्च पर 3 अज्ञात हमलावरों ने आके पथराव किया। यही वो चर्च है जहां पे वो आए रात को और पत्थर फेंके, जिसमें इस चर्च के कुछ शीशे भी टूटे। पुलिस के मुताबिक ये निजी खुन्नस का मामला है। इसमें जो मेन कॉन्स्पिरेटर है वो सट्टे का काम करता था, उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की और ये जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, चर्च ने इसकी या चर्च के किसी व्यक्ति ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, ऐसा मानकर उन्होंने चर्च के ऊपर ये हमला किया है और अन्य 3 लोगों को उसके लिए उस्काया है। ये चारों लोग जो पकड़े गए हैं, इन्होंने जो गुनाह है वो कबूल किया है। चर्च पर हमला करने वाले उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 6 टीमें दिन रात काम में लगी थी। हमलावरों का सुराग देने वालों को 10,000 के इनाम की घोषणा भी कर दी गई थी। चर्च पर हमले के पीछे भले ही आपसी रंजिश का हवाला दिया जा रहा हो, लेकिन विपक्ष को इस पर संदेह है। वो सरकार पर लीपापोती के आरोप तक लगा रही है। We feel that this could be a cover up because, as I have been saying, that this was not just an isolated case. You should look at the chain of events that have been taking place in this country for the past many months, ever since the BJP government took over. Why the schools are being run by missionaries are being targeted? Why why a nun has been raped? Why the education institutions are being targeted? The religious places are being targeted. So there seems to be a systematic design in this. चर्च पर हुए हमले के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर सोशल मीडिया पर राज्य सरकार की किरकिरी हो रही थी। कम्युनिस्ट नेता गोविंद पानसरे के हत्यारों को पकड़ने की नाकामी के बाद चर्च पर हुए हमले ने राज्य सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब पनवेल मामले के सुलझने के बाद सरकार को कुछ राहत तो जरूर मिलेगी। गोविंद पानसरे की हत्या की 1 महीने बाद भी आरोपियों का पता न लगने को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बना हुआ था और पनवेल में हुए चर्च पर हमले के बाद ये दबाव दुगना हो गया था। अब भले ही सरकार ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया हो, लेकिन कानून और सुव्यवस्था को लेकर देवेंद्र फडणवीस सरकार पर दबाव अब भी बना हुआ है। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। बॉलीवुड के माचो मैन सलमान खान की मुश्किलें और भी बढ़ रही हैं। अगले शुक्रवार को हिट एंड रन केस में सलमान को अदालत में जज के सामने खड़ा होना है। यहां पर जज के सवालों का सीधा जवाब उन्हें ही देना होगा। जिस केस में 13 साल से सलमान खान कभी खुद तो कभी वकीलों के जरिए अदालत का चक्कर काट रहे हैं, उस हिट एंड रन केस में अब 27 मार्च को उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है। शुक्रवार की सुबह 11 बजे सलमान को कटघरे में खड़े होकर सेशन कोर्ट के जज के सभी सवालों का जवाब देना होगा। सलमान पर आरोप है कि शराब के नशे में वो तेज रफ्तार गाड़ी चला रहे थे, जो बेकाबू हुई तो एक शख्स की जान ले ली और 4 लोग घायल हुए। सलमान पर आरोप है कि वो भाग खड़े हुए। इस मामले में अब तक 27 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अब बारी सलमान की है। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई पुलिस आखिर बाल आयोग के आदेश के बावजूद क्यों शाहरुख खान के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर रही? पुलिस के रवैये पर अब सवाल उठ रहे हैं। उंगली ये उठ रही है कि क्या ये स्टार पावर का दम है? शाहरुख खान के खिलाफ मामला दर्ज करने से पुलिस का इनकार। बाल आयोग के आदेश के बावजूद शाहरुख के खिलाफ दर्ज नहीं हुई एफआईआर। क्या शाहरुख के सेलिब्रिटी स्टेटस की वजह से उन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है? शुक्रवार को बाल आयोग के शाहरुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद एक्टिविस्ट और याचिकाकर्ता आभा सिंह ने मरीन लाइन्स पुलिस स्टेशन में बॉलीवुड स्टार के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। आभा सिंह का कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने उनके दिए कागजात आला अधिकारियों को भेज निर्देश मांगे हैं। 154 सीआरपीसी कहता है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उसकी एफआईआर पुलिस को तुरंत रजिस्टर करनी चाहिए, और अगर सीनियर अधिकारी इसमें इंटरफियर कर रहे हैं क्योंकि ये शाहरुख खान का मामला है, तो मुझे लगता है ये कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 2012 में एक आईपीएल मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत के बाद शाहरुख वानखेड़े स्टेडियम के सिक्योरिटी स्टाफ और अधिकारियों से भिड़ गए थे। इस तूतू मैमे के दौरान वहां शाहरुख के बच्चे और उनके दोस्त भी मौजूद थे, जिसे लेकर आभा सिंह ने 1.5 साल पहले बाल आयोग का दरवाजा खटखटाया।
लंबी जिरह के बाद आयोग ने बच्चों के सामने अशिष्ट भाषा इस्तेमाल कर उनका मानसिक उत्पीड़न करने के मामले में शाहरुख खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद सोमवार को शाहरुख की मैनेजर करुणा बड़वाल मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची थी। जरूर इस मीटिंग का कुछ असर हुआ होगा। हालांकि पुलिस कमिश्नर को इस समय जब एफआईआर होनी है शाहरुख खान के सेक्रेटरी से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक बहुत गलत मैसेज जाएगा और साथ ही साथ पुलिस पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि शाहरुख खान डायरेक्टली पुलिस कमिश्नर से बात कर रहे हैं और पुलिस इंस्पेक्टर जो लोअर अथॉरिटी है वो डर के मारे ये एफआईआर नहीं रजिस्टर करेंगे। आयोग ने ये भी आदेश दिया था कि पुलिस इस मामले की भी जांच करे कि आखिर अब तक पुलिस ने शाहरुख के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं किया, लेकिन आयोग के इस आदेश पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज करने में हो रही देरी को लेकर जहां आभा सिंह अदालत का दरवाजा खटखटाने का मन बना रही हैं, तो वहीं आला पुलिस अधिकारी कानूनी पेचीदगियों को समझकर कार्रवाई करने की बात कर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। कैमरामैन समीर शानबाग के साथ विद्या, मुंबई आज तक। बांद्रा पूर्व विधानसभा सीट के लिए 11 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे उम्मीदवार के तौर पर अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। इस सीट पर अब चुनावी घमासान राणे और शिवसेना उम्मीदवार तृप्ति सावंत के बीच होने के आसार हैं। समर्थकों का हुजूम लेकर महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे बांद्रा पूर्व विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के लिए अपना नामांकन भरने पहुंचे। शक्ति प्रदर्शन कर राणे विरोधियों तक अपनी जीत का संदेश पहुंचाने की कोशिश करते नजर आए। मुंबई में बेस का चेयरमैन के नाते हमने जो काम किया है, एक काम हमारा देखकर, हमारी क्षमता देखकर आम जनता, बांद्रा पूर्व की जनता हमें वोटिंग करेगी, मुझे विश्वास। शिवसेना विधायक बाला सावंत के निधन के बाद बांद्रा पूर्व सीट खाली हुई थी। शिवसेना ने दिवंगत नेता की पत्नी तृप्ति सावंत को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी और एमएनएस पहले ही इस सीट पर उम्मीदवार न खड़ा करने का फैसला कर चुकी थी। रविवार को राणे ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात कर एनसीपी को भी उम्मीदवार न उतारने पर राजी कर लिया। लेकिन राणे की मुश्किलें कम नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। नाम से कुछ काम नहीं होता है। ये लोग जो बड़े बड़े नेता है, कभी बैरामबाड़ी की गली में नहीं घुसे होगे, ना नौपाड़े की गली में घुसे होगे, ना गोलीबार की, ना खाटवाड़ी, ना किधर गए होगे। हम एक एक जमीनी हकीकत जानते हैं, वहाँ की काम किया है। तो ये लोग, ये पब्लिक को काम चाहिए, ये भीड़ ला के एक करके वो नहीं होता है। नारायण राणे के लिए ये सीट मुख्य धारा में लौटने का मौका है, तो शिवसेना के लिए साख का सवाल। दोनों के बीच घमासान जबरदस्त होगा, लेकिन राणे के लिए एमआईएम की दावेदारी भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं, क्योंकि पिछली बार एमआईएम के उम्मीदवार के वोट कांग्रेस को मिले वोटों से ज्यादा थे। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।